एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 पर पिछले व्याख्यानों के बाद आगे बढ़ते हुए आइए कुछ हम नई बातें जानें। डाइंग डिक्लेरेशन पर मैंने कई पिछले 2 व्याख्यानों में काफ़ी चर्चा की। अब आज का जो डाइंग डिक्लेरेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस में एडमिट करने के पहले इस बात का आश्वस्त हो जाना जरूरी है कि यह डिसीज्ड के द्वारा ही दिया गया बयान है और जो कॉज और सर्कमस्टांसेस को, जो उसके डेथ के लिए, जो उसके मृत्यु के लिए जिम्मेवार कॉज और सर्कमस्टांसेस हैं, उन घटनाओं के बारे में वह बयान बताता है। डाइंग डिक्लेरेशन को कॉर्पोरेटेड होना अदर एविडेंस के साथ जरूरी नहीं है। अगर कोई कन्विक्शन अनकॉर्पोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन, अनकॉर्पोरेटेड अदर एविडेंस होता है तो ऐसा बयान, ऐसा मृत्युकारी बयान लीगल है। यानी कि या कन्विक्शन बेस्ड अपॉन एन अनकॉर्पोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन इज लीगल। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है, कोरी वर्सेस स्टेट। कोरी वर्सेस स्टेट AIR 1960 1960 कैलकाटा 509। अब डाइंग डिक्लेरेशन पर अलग अलग व्याख्या हुई, अलग अलग जुडिशियल वर्डिक्ट आया, उसको हम देखें। डाइंग डिक्लेरेशन पर एक है बहुत बढ़िया, फिर एक डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया, डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन जब वो पुलिस ऑफिसर नोट कर रहा था तो एकाएक मृतक की मृत्यु हो गई। वो उसकी मृत्यु एकदम करीब थी वो, और डाइंग डिक्लेरेशन देते ही समय कमोबेश वो पूरा हो ही चुका था। सडन कोलैप्स हुआ और उसका देहांत हो गया। उस डाइंग डिक्लेरेशन पर उसका थंब इम्प्रेशन बाद में लिया गया, उसकी मृत्यु के बाद। तो ये क्वेश्चन में आया कि भाई ये तो मृत्यु के बाद उसका डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया गया, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा इसलिए, क्योंकि थंब इम्प्रेशन उसमें मृत्यु के बाद लिया गया है। लेकिन इसको कोर्ट ने कहा कि नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन बाद में लिया गया, लेकिन वो बयान जो उसने अपनी मृत्यु के बारे में दिया था वो सही है, सही उसको माना। ये एक बहुत और महत्वपूर्ण मुकदमा है। ये मुकदमा है म्यूनिपन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, सुप्रीम कोर्ट का है। म्यूनिपन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 1252। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है कि कैसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है या कोई रूल ऑफ प्रूडेंस नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन को डाइंग डिक्लेरेशन का कॉर्पोरेशन विद अदर एविडेंसेस होना चाहिए। इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है। हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1962 1962, सुप्रीम कोर्ट 439। हरबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 439। अब है कि एक डाइंग डिक्लेरेशन एक डॉक्टर के द्वारा लिया गया जब मृत्यु एकदम संभावित हो गई। मृत्यु, अब वो डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा रहा था, डाइंग डिक्लेरेशन नहीं ले रहा था, वो डॉक्टर उसको वहां पे बैठा था और
इसको देख रहा था, लेकिन उसने अपने बारे में बताया कि इस तरह की घटना उसके साथ हुई जो उसके मृत्यु का कारण बनने जा रही है, और डॉक्टर के पास इतना समय नहीं था कि वो किसी को बुलाता, क्योंकि लाइफ एकदम फास्ट एबिंग, बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया है माननीय न्यायाधीश ने, फास्ट एबिंग, द लाइफ वॉज फास्ट एबिंग, मतलब कि एकदम मृत्यु, एकदम किसी को बुलाने का हमको समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से पूछ लिया कि क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारी आज मृत्यु हो रही है, तुम्हारे साथ ऐसी जो घटना हुई घटी। और उसने वो नोट डाउन कर लिया। तो वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं था, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। अब ये क्वेश्चन में आया कि इसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए या ना माना जाए, तो इसको बहुत बढ़िया अभी अपने सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत बढ़िया दिया है इस पर। ए एम ए रहमान वर्सेस गुजरात, AIR 1976, 1976, सुप्रीम कोर्ट 1782। मैंने पहले ही बताया कि मैं जो अलग अलग जुडिशियल वर्डिक्ट है उसके द्वारा, उसमें जो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जो वर्डिक्ट आया उसके बारे में बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने काफी आगे चल के डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कुछ टेस्ट किए। टेस्ट मतलब कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए कि किनको क्या क्या डाइंग डिक्लेरेशन, कैसे किसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, किसको डाइंग डिक्लेरेशन ना माना जाएगा, किन स्टेटमेंट को एडमिसिबल, कौन सा स्टेटमेंट एडमिसिबल है कि डाइंग डिक्लेरेशन। तो इस पर एक बहुत बढ़िया केस लॉ है, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1964, 1964, सुप्रीम कोर्ट 900। मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट 900, 900। अब एक और महत्वपूर्ण मुकदमा देखिए, काफी सुप्रीम कोर्ट ने एक और डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे हम टेस्ट करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी ये टेस्ट करने का क्या आधार होगा, इस पर एक और है, बहुत बढ़िया है ये भी। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 2002, वॉल्यूम 6, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस 710। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 2002, वॉल्यूम 6, सुप्रीम कोर्ट केसेस SCC 710 वाले केस में डाइंग डिक्लेरेशन के क्रेडिबिलिटी कैसे हम इसका टेस्ट करेंगे, उसका क्या आधार होगा, उसका क्या बेस होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाला है। साथ ही साथ एक और देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से समाहित किया है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल, डाइंग डिक्लेरेशन का एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन कैसे एडमिट होगा, डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं है, किनको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए, किनको डाइंग डिक्लेरेशन ना माना जाए। डाइंग डिक्लेरेशन पे एक पूरा का पूरा जो कहिए कि दस्तावेज है, जो प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन को, उस पर बहुत बढ़िया कई जजमेंट को एक ही जजमेंट में उन्होंने समाहित किया है। वह है पनी बेन PANIPN, पनी बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992, वॉल्यूम 2, सुप्रीम कोर्ट केसेस 474। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें कई प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हैं, इसको साइट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है डाइंग डिक्लेरेशन का वो गवर्न करने वाला प्रिंसिपल्स क्या होंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू गवर्न द डाइंग डिक्लेरेशन। बहुत बढ़िया तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सजा के लिखा है। इस तरह से पिछले कई व्याख्यानों में हमने डाइंग डिक्लेरेशन की चर्चा की। डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण
पड़ाव है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे के व्याख्यानों में एविडेंस एक्ट पर कुछ और नई बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।